हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे स्टेज सेकंड तक। जो 50 क्वेश्चन है हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए बात करते हैं स्टेज सेकंड में आगे वाले क्वेश्चन से। स्टेज चल रही है सेकंड और क्वेश्चन जो है वो चल रहा है 51 नंबर। देखते हैं। हाँ जी, पी निवेशी निष्क्रियता प्रक्रम में क्या होता है? तो आपको पता है निवेशी निष्क्रियता क्या होती है। जेड जीन जो निर्माण करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का, उसको निकाल देते हैं और वहां पे वांछित जीन को डाल देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता। इसमें क्या होगा, बाह्य डीएनए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कूट लिखित करने वाले अनुक्रम में निवेशित कराया जाता है जो एंजाइम को निष्क्रिय कर देगा। बिल्कुल सही बात है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण बच्चों करता है जेड जीन, और उस जेड जीन की जगह पे आप लोग क्या डाल दोगे, वांछित जीन डाल दोगे। इसे हम लोग बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता। 51 में पहला हो गया। 52 देख लो, निम्न में से कौन सा कथन टेक पॉलीमरेज एंजाइम के लिए सही है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की विकृति के लिए उपयुक्त उच्च तापमान पर सक्रिय रहता है। बिल्कुल सही बात है। टेक डीएनए पॉलीमरेज टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ऐसा एंजाइम है जिसको आप निकालते हो आर्कीबैक्टीरिया से, थर्मस एक्वाटिकस से, जो कि पाया ही जाता है गर्म झरने के अंदर। तो उसका एंजाइम जो होगा वो गर्म गर्म तापमान के ऊपर भी अपने आप को एग्जिस्ट कर पाता है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट, इनके द्वारा बहुलीकरण प्रक्रम के लिए हेतु प्राइमर्स की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है भाई। टेक डीएनए पॉलीमरेज है तो क्या हुआ, है तो डीएनए पॉलीमरेज ही। और बच्चों ये जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के निर्माण को चालू नहीं कर सकते, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है ताकि आरएनए प्राइमर को आधार मानकर उसे कंटिन्यू इलोंगिनेट किया जा सके। तीसरा ऑप्शन, ये डीएस डीएनए के विकृतीकरण को प्रेरित करते हैं। यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए के विकृतीकरण को प्रेरित करते हैं। नहीं बच्चों, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के विकृतीकरण के लिए मतलब डीएनए की दोनों चेन को अलग अलग करने के लिए आप उच्च तापमान काम में लेते हो, न कि ये एंजाइम काम में लेते हो। तो यहाँ पे केवल एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 53 पे जरूर आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, निम्न में से कौन पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है? पीसीआर के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्राइमर बिल्कुल चाहिए, हमने कहा था आरएनए प्राइमर के 2 सेट चाहिए। डबल डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है। इसमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए ट्राइफॉस्फेट के रूप में, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं और मोनोफॉस्फेट के रूप में लग जाते हैं। फिर जो दो फॉस्फेट अलग होते हैं उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल चाहिए। कौन सा वाला, सामान्य या स्पेशल वाला? स्पेशल वाला। कौन सा? टेक डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा ऑप्शन डीएनए CaCl2, नहीं बच्चों, CaCl2 का पीसीआर से कोई संबंध नहीं है। तीसरा Mg+2, बिल्कुल ये एंजाइम का एक्टिवेटर है, पॉलीमरेज एंजाइम का एक्टिवेटर है और डीएनए चाहिए, तो आंसर हो गया चौथा ऑप्शन, 1 तथा 3 दोनों। अब आप इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 में आओ। इसमें आपके डाउट आएगा, थोड़ी सी बच्चों भाषा इसकी जटिल है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान आपको डीएनए का सूक्ष्म खंड कहां मिलेगा? देखते हैं। जैसे ये बच्चों यहां पर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये मान लो यहां पर वेल है,
जिसमें आप डीएनए के खंड डाल देते हो। वेल नंबर 1, 2, 3, 4। ये मान लो बच्चों यहाँ पर क्या है, एनोड है, दिस इज एनोड। तो इस तरीके से बच्चों मिलते हैं, छोटा पास में, बड़ा दूर, और बड़ा और दूर, और बड़ा और दूर। हाँ जी। धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास, तो क्या डीएनए के जो खंड है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड जो है एनोड इसके पास मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेल से सबसे दूर, बिल्कुल बच्चों, जो डीएनए का सूक्ष्म खंड है वो बिल्कुल धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास में होगा, और वेल जो है इससे सबसे दूर होगा। दूसरा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास नहीं बच्चों, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ पे नहीं है, धनात्मक इलेक्ट्रोड है इसके पास में है। तीसरा है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास और वेल से सबसे दूर, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के पास नहीं बच्चों, धनात्मक इलेक्ट्रोड के पास में। चौथा है मध्य में, पहले कुछ मिनट के बाद वे धीमे हो जाते, ऐसा कुछ नहीं है। तो 56 पे यहाँ पे आंसर हो गया फर्स्ट। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट। आगे देखते हैं। फिर बच्चों है, आप इसमें क्वेश्चन नंबर आ जाओ, जहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, भाषा टिपिकल होती है। 59 बच्चों देख लो एक बार आप, 59 क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। टमाटर की फ्लेवर सेवर किस्म लंबे समय तक सामान्य किस्म से ताजा रहती है, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज एंजाइम की कम मात्रा होती है, जिससे बच्चों क्या होता है, जिससे आप कह सकते हो इथाइलिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, फल मुश्किल से पकते हैं और लंबे टाइम तक फल ताजा रहते हैं, सड़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लो एक बार आप, ये भी बच्चे काफी पूछते हैं ऑफलाइन में। क्वेश्चन नंबर 63, एक्स एक अधिकार है जो आविष्कारक को सरकार द्वारा उसके आविष्कार को दूसरों द्वारा व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग में आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। जब एक्स जैविक संस्थानों के लिए उनके उत्पाद हेतु प्रदान करते हैं तो ये वाई कहलाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्स एक अधिकार है, तो बच्चों एक्स क्या हो गया, पेटेंट हो गया। और एक्स अगर जैविक संस्थान के लिए तो पेटेंट कौन सा हो गया, बायो पेटेंट हो गया। आंसर यहाँ पे हो गया पहला। हाँ जी। इसके बाद कंडीशन देखें तो मेरे ख्याल से आपको जिस क्वेश्चन पर डाउट आ सकता है वो होगा क्वेश्चन नंबर 79। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79, यहां पे आपको दिक्कत आ सकता है, देखना। यदि एक वर्तुल डीएनए अणु में किसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए 6 पहचान स्थल है तो उस एंजाइम द्वारा कितने खंड उत्पन्न होंगे? बच्चों यहाँ पे सबसे काम की बात यह है, सबसे बच्चों काम की बात यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन में जो डीएनए है वो वर्तुल है। बच्चों यहाँ पर जो डीएनए वो कौन सा है, ये वर्तुल डीएनए है। देखते हैं वर्तुल डीएनए के अंदर कौन सी कंडीशन जो है अपने पास में जनरेट होगी। देखते हैं अपने पास में क्या बोल रहा है ये, एक वर्तुल डीएनए है। ये बच्चों यहां पर है एक वर्तुल डीएनए। इसमें डीएनए अणु में किसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए 6 पहचान स्थल है। मान लो एक पहचान स्थल यहां पर है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एंजाइम द्वारा इसके कितने खंड उत्पन्न हो गए? पहला खंड ये हो गया, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड, ये चौथा खंड, ये पांचवा खंड और ये छठवां खंड। तो बच्चों इसके 6 खंड जो है उत्पन्न होंगे। अगर मान लो बच्चों ये रेखीय होता
तब क्या होता वो भी देख लीजिए। अगर आपके पास में रेखीय डीएनए है और उसके अंदर 6 रेस्ट्रिक्शन साइट है तो 1 2 3 4 5 6 कितने उत्पन्न होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाने के बाद में डीएनए के कितने टुकड़े बनते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको प्रश्न पे गौर करना पड़ता है कि साहब यहाँ पे कौन से डीएनए की बात हो रही है। ये जो डीएनए है वो वर्तुल डीएनए है या फिर ये रेखीय डीएनए है, इसका ध्यान देना जरूरी है। एक बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 भी आप इसमें देख लीजिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 80, एक बायोरिएक्टर का निम्न में से कौन सा कथन एक लाभ है जिसमें बैच संवर्धन के स्थान पर सतत संवर्धन का उपयोग किया जाए। बच्चों जानते हो बैच कल्चरिंग क्या होती है? अगर बायोरिएक्टर में हम एक बार संवर्धन माध्यम डाल दें और उस संवर्धन माध्यम से एक बार उत्पाद बच जाता है, बस इसको बोलते हैं बैच कल्चरिंग। और अगर बायोरिएक्टर में एक तरफ से संवर्धन माध्यम डालते रहते हैं और दूसरी ओर से उत्पाद निकालते रहते हैं, प्रोटीन वगैरह जो है उत्पाद निकालते रहते हैं, इधर से इनपुट करते रहना, इधर से आउटपुट निकालते रहना, इसे बच्चों बोलते हैं सतत संवर्धन माध्यम। देखते हैं इसमें क्या होता है। एक बायोरिएक्टर का निम्न में से कौन सा एक लाभ देखते हैं। स्थानांतरित पुनर्योगज कोशिकाएं बड़े बायोरिएक्टर में तब तक वृद्धि करती है जब तक जैव रसायन अधिकतम मात्रा में बनता है। बायोरिएक्टर को खाली करना, काट छाट करना तथा इनको फिर से संवर्धन माध्यम में सरोपण से भरना संभव है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। इनमें लगातार एक ओर से माध्यम को निकालकर दूसरी ओर से ताजा माध्यम मिलाया जाता है जिसके कारण वांछित उत्पाद का अधिकतम उत्पाद सही है। ये बच्चों बिल्कुल सही है, इसका आंसर है। यह वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये तो बच्चों सब में होता है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर जो है वो सही माना जाएगा। 81 देख लो, एमआरएनए अणु को टेम्पलेट के रूप में उपयोग कर बनाया गया डीएनए कहलाता है। कौन सा होता है? एमआरएनए से बनने वाला डीएनए होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सीडीएनए। हाँ जी। फिर इसके बाद में मेरे ख्याल से जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 85 भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का निर्माण प्राकृतिक विधियों के अलावा अतिरिक्त विधियों द्वारा किया जा सकता है जिसमें स्थानांतरण करते हैं। जीएमओ जीवों का निर्माण प्राकृतिक विधि के द्वारा अतिरिक्त विधि से कर सकते हैं जिसमें स्थानांतरण करते हैं एक अथवा अधिक एमआरएनए का एक जीव से दूसरे जीव में, एक अथवा अधिक जीनों का एक जीव से दूसरे जीव में, केवल एक जीन का एक जीव से दूसरे जीव में, एक अथवा अधिक प्रोटीन का एक जीव से दूसरे जीव के अंदर। ओके, देखो बच्चों 85 नंबर क्वेश्चन जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ये हाईली कॉन्सेप्चुअल है। देखते हैं बच्चों, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन है, हमने कहा था कि जो जीएमओ पादप होते हैं उनमें कई क्वालिटी होती है। उनमें सूखे, उच्च तापमान, जल की न्यूनता के प्रति प्रतिरोध भी होता है, उनमें कीटों के लिए प्रतिरोध भी होता है, उनमें कटाई के बाद होने वाले जो नुकसान है वो कम हो उनके लिए भी प्रतिरोध होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक से ज्यादा प्रतिरोध है और हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर पादप में एक से अधिक प्रतिरोध है इसका मतलब उसमें एक से अधिक जीन डाला गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें एक अथवा एक से अधिक जीनों का एक जीव से दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरण करते हैं। 85 पे दूसरा आंसर है। 87 अगर आप कंडीशन देखो, क्वेश्चन नंबर 87, विषम का चुनाव कीजिए जी की भूमिका के आधार पर। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसकी भूमिका के आधार पर विषम का चयन कीजिए। आइए करते हैं। पीबीआर 322 एक वेक्टर है, टीआई प्लाज्मिड एक वेक्टर है, ई कोलाई एक परपोसी कोशिका है
जीवाणु भोजी एक वेक्टर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर 87 में आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। 87 में सही आंसर तीसरा क्यों होगा? क्योंकि जो ई कोलाई है यह एक परपोषी कोशिका है। ई कोलाई बच्चों क्या है? परपोषी कोशिका है। बाकी जैसे यहां पर दे रखा है PBR 322 बैक्टीरियोफेज, इसके अलावा TI प्लाज्मिड, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये है वेक्टर। तो देखो बच्चों यहां पर आंसर हो जाएगा ई कोलाई, क्योंकि साहब ये परपोषी कोशिका है, बाकी सारे यहां पर वेक्टर है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आगे बच्चों अपन यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हम बात करते हैं। चलते हुए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एगारोस जेल में डीएनए खंडों की स्थिति क्या होगी? डीएनए खंडों की स्थिति क्या होगी, आइए देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये बच्चों यहां पर है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये यहां पर क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और इसके अंदर जिसे अपन मान लेते हैं कि साहब ये यहां पर है पॉजिटिव चार्ज वाला, बोले तो एनोड, ये है नेगेटिव चार्ज वाला, बोले तो कैथोड। ठीक है, अब चलते हुए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान एगारोस जेल में डीएनए खंडों की स्थिति क्या होगी? आपको पता है कि बड़ा खंड यहाँ पे रहता है, छोटा खंड जो है एनोड के पास में रहता है। तो बड़े खंड कैथोड की तरफ तथा कैथोड के नजदीक, कि बड़ा खंड जो है वो कैथोड की तरफ होता है और कैथोड के नजदीक जाता है। नहीं बच्चों, कैथोड के नजदीक नहीं जाता है, जाता हमेशा एनोड की तरफ ही है, लेकिन वो सबसे दूर रह पाता है। पहला स्टेट ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, बड़े खंड एनोड की तरफ तथा एनोड के नजदीक, कि बड़ा खंड जो है वो एनोड की तरफ जाएगा और एनोड के नजदीक होगा। नहीं बच्चों, बड़ा खंड एनोड के नजदीक नहीं होगा। तीसरा, बड़े खंड एनोड की तरफ तथा कैथोड के नजदीक, कि जो बड़ा खंड है वो एनोड की तरफ जाएगा और कैथोड के नजदीक होगा। ठीक बात। छोटे खंड एनोड की तरफ और एनोड के नजदीक, कि छोटे खंड जो है वो एनोड की तरफ होंगे और एनोड के नजदीक। बिल्कुल सही बात है बच्चों, चाहे तो खंड छोटे हो चाहे खंड डीएनए के बड़े हो, जाते हमेशा एनोड की तरफ ही है। आरी बात समझ में? बड़ा खंड किस तरफ होगा? कैथोड के नजदीक होगा, छोटा खंड जो है वो एनोड के नजदीक होगा। आगे कंडीशन देखें तो यहाँ पे तीसरा हो गया। एक बच्चों आप ये क्वेश्चन यहाँ पे और देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, लगे आदि पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 97 एक बार आप देख लो। ये क्वेश्चन भी बच्चे काफी बार पूछते हैं मेरे से। अच्छा क्वेश्चन है कि 2000 बेस पेयर वाले एक वर्ताकार द्विरज्जु की डीएनए में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 4 प्रतिबंधन स्थल है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए 4 प्रतिबंधन स्थल है, जिनमें से 500 बेस पेयर पर है, 800 बेस पेयर पर है, 1100 बेस पेयर पर है और 1500 बेस पेयर पर है। ठीक है, देखें एक यहां पे है, जैसे 0 से शुरू करें, फिर ये है यहां से 500 बेस पेयर, फिर 0 से ये 800 बेस पेयर, ये बच्चों यहां पर है 1100 बेस पेयर, ये यहां पे है 1500, ये है 1500 बेस पेयर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यदि आरी द्वारा उपचारित किया जाए तो कट कहां लगेगा? एक कट यहां लग गया, एक कट यहां, एक कट यहां और एक कट यहां। तो जैसे ये 0 से 500 का बन गया एक, ये जो है वो 500 बेस पेयर का है, ये 500 से 800 का कितना रह गया? 300 बेस पेयर का। 800 से 1100 का बच गया, ये भी कितने का रह गया? 300 बेस पेयर का।
1100 से 1500 कितना रह गया, 400 बेस पेयर का रह गया ये। फिर 1500 से 0, यहाँ 2000 तक है, टोटल 2000 का हो गया ना, तो 1500 से 2000 कितना हो गया, 500 बेस पेयर। अब प्रश्न ये है कि कितने प्रकार के खंड बनेंगे। तो देखो बच्चों, एक तो हो गया 500, ये 500 का, ये 300 का, ये 300 का, ये 400 का, ये फिर से 500 का। तो कुल खंड कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, कुल यहाँ पे 5 खंड हो गए, ठीक है। और प्रकार कितने हो गए, 3 प्रकार यहाँ पे हो गए 3। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट लगाने पर यहाँ पे 3 प्रकार के खंड बनते हैं और कुल 5 खंड बनते हैं। कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया होगा चौथा ऑप्शन, वो गलत है। आप प्रश्न को ढंग से पढ़ो, वो बोल रहा है कि कितने प्रकार के खंड उत्पन्न होंगे, न कि कितने खंड उत्पन्न होंगे। तो बच्चों इस पर भी ये वेरी करेगा, डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं, एक आप क्वेश्चन नंबर 98 भी देख लो साथ में, अच्छा क्वेश्चन है 98। देख, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कितनी डीएनए पट्टियां उत्पन्न होगी यदि 100 समान रेखीय द्विरज्जुकीय डीएनए प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा उपचारित किए जाते हैं तथा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किए जाते हैं, प्रत्येक डीएनए में प्रतिबंधन एंजाइम अनुपस्थित है। तो देखो बच्चों, आपके पास में 100 डीएनए है, इस तरीके से ऐसे बच्चों आपके पास में 100 डीएनए है, और इन 100 डीएनए के अंदर अगर आप कंडीशन देखो तो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक डीएनए में प्रतिबंधन स्थल एब्सेंट है। इन 100 डीएनए के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो रेस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट है इन 100 के 100 डीएनए के अंदर। तो बच्चों अगर यहाँ पे 100 के 100 डीएनए है और 100 डीएनए में रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, इसका मतलब बिना पैलिंड्रोमिक साइट के, बिना रेस्ट्रिक्शन साइट के ये कट तो होंगे नहीं। अगर ये कट नहीं होंगे और आप इनको डाल दोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो बच्चों जैसे मान लो यहाँ पर ये वेल है, मैंने इसमें डाल दिया 100 डीएनए और 100 के 100 की लंबाई समान है, तो 100 के 100 एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और आपको एक ही पट्टी दिखाई देगी। समझ रहे बात को? तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आपके पास में डीएनए के 100 टुकड़े हैं और इन 100 टुकड़ों को अगर आप डाल दो, तो बच्चों ये 100 टुकड़े जो है, आप यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, ये 100 टुकड़े जो है वो एक ही जगह व्यवस्थित हो जाएंगे और एक ही पट्टी बनाएंगे। हाँ, अगर ये छोटे बड़े होते हैं तब तो अलग अलग जगह इकट्ठे होते हैं, अलग अलग पट्टियां बनती, लेकिन देखो बच्चों समान इनकी लंबाई है तो एक ही पट्टी बनती है। क्वेश्चन नंबर 99 ये पे देख लो, चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग कर सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों डीएनए खंड किस तरफ जाते हैं, ये जाते हैं एनोड की तरफ, ठीक है, जो एनोड है उस तरफ जाता है डीएनए खंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 108, केवल वांछित पुनर्योगजों के चयन हेतु कम से कम कितने वर्ण योग्य चिन्हक क्लोनिंग वाहक के उपस्थित होने चाहिए। बच्चों केवल वांछित पुनर्योगजों के चयन हेतु कम से कम आपके पास में जो वर्ण योग्य चिन्हक है वो कितने होने चाहिए, ये आपको पूछा है। तो आपको पता है बच्चों, आपके द्वारा उपयोग में किया गया जो वेक्टर है उस वेक्टर में कम से कम 2 होने चाहिए एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी जीन। एंटीबायोटिक हेतु
जो प्रतिरोधी जीन है, रेजिस्टेंस जीन दो कैसे हो कि भाई एक को तो आप निकाल दो और वहां पे क्या डाल दो, वहां पे डाल दो वांछित जीन, और जो दूसरा बच जाए उससे आप पहचान कर लो कि कौन सी रूपांतरित कोशिका है और कौन सी अरूपांतरित कोशिका है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसलिए बच्चों आपको यहाँ पे कम से कम 2 एंटीबायोटिक के लिए तो रेजिस्टेंस जीन चाहिए, ताकि आप एक को तो बाहर निकाल के वहां पे वांछित जीन डाल दो और दूसरे की सहायता से आप पुनर्योगज को और अपुनर्योगज को पहचान सको। हाँ जी, इसके बाद में आप क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं स्टेज 3 की बात करते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, डाउट काउंटर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको आना नहीं है। स्टेज 3, हाँ जी, स्टेज 3 की अपन यहां बात करें हम कह सकते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए संरचना पीसीआर के 3 चरण दर्शा रही है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो एबीसी के लिए सही बताता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ए जो है उसमें आपने हीट दिया है और दोनों डीएनए को अलग अलग, दोनों डीएनए की श्रृंखला को अलग अलग कर दिया। तो बच्चों उष्मा देकर, हीट देकर अगर आप डीएनए की दोनों श्रृंखला को अलग अलग कर रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, निष्क्रियकरण। फिर देखो बच्चों बी में आपने यहाँ प्राइमर लगा दिया। बच्चों बी में क्या हुआ, प्राइमर लगा दिया, और प्राइमर लगाकर अगर आप यहाँ पे नई चेन बना रहे हो तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं तापानुशीलन। ठीक है, फिर उसके बाद में सी, बच्चों सी में क्या हुआ, देखो जो प्राइमर है उस प्राइमर के आगे नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बन गई है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए जो है ये तो क्या है, डीनेचुरेशन, बी जो है ये है एनेलिंग, और सी यहां पर जो है वो है इलोंगिनेशन। ठीक है, अब देखो बच्चों, तो अपन यहां पे कह सकते हैं कि इसका आंसर जाएगा आपके तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न में से कौन सा वाहक सामान्यतया फसली पादपों में जीन को स्थानांतरित करने में उपयोग में आता है। बच्चों वही बात, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, और फसली पादप जो होते हैं, इन फसली पादपों में अगर जीन का ट्रांसफर करना है तो आपको उचित वाहक के रूप में लेना पड़ेगा टीआई प्लाज्मिड। पादप के लिए हम टीआई प्लाज्मिड लेते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं, टीआई प्लाज्मिड लेते हैं। पीबीआर 322 वेक्टर के टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के भीतर मौजूद निम्नलिखित प्रतिबंधन साइट में कौन सा है। बच्चों बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया था आपको। इस तरीके से डायग्राम किसका होता है, पीबीआर 322 का होता है। ये पीबीआर 322 ये जीन होता है एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधी, और ये जीन जो है वो होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधी। ठीक है, अब इन प्रतिरोधी जो जीन है तो रेजिस्टेंस जीन है, इन रेजिस्टेंस जीन के लिए, रेजिस्टेंस जीन के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए साइट होगी बच्चों वहां पर क्या होगा, कट लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सीन है। चलिए बाकी बच्चों हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पूरे अपने मॉड्यूल के यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। थैंक यू।